हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज बहुत ही एक लॉन्ग अवेटेड टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब मैं जनरली आपको कुछ क्वार्टरली रिजल्ट शेयर करता हूँ, कुछ स्टॉक शेयर करता हूँ, मतलब स्टॉक मार्केट का इन एंड आउट शेयर करता हूँ। बट बहुत जन पूछ रहे थे कि जो बेसिक होता है ना स्टॉक मार्केट का, जैसे कि आप कभी भी पढ़ाई के लिए जाते हो, हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, आप ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट करते हो? नर्सरी से स्टार्ट करते हो, राइट? मतलब ABCD से स्टार्ट करते हो। तो वैसे ही है। तो आज के वीडियो में मैं कवर करूँगा। ये मोस्टली थोड़ा सा लेंथी हो सकता है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो पे अगर आप एंड टू एंड अगर देखोगे तो ये पूरा बेसिक्स में कवर करूंगा और ट्राई करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जो स्पेशली बिगिनर है, बहुत ही बिगिनर जिसको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, वो कैसे स्टार्ट करेगा उसका स्टॉक मार्केट का जर्नी। ये स्टॉक मार्केट का एक बेसिक क्लास होने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसको थोड़ा इंटरेस्ट होगा वो एंड तक बने रहिए, क्योंकि यही 15 मिनट 20 मिनट अगर आप दोगे तो आपको ज़िंदगी में इतना कभी प्रॉब्लम होगा नहीं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, स्पेशली अगर आप न्यू हो मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ मैं कि क्या क्या इस टॉपिक में कवर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कवर करूँगा कि आपको मिनिमम स्टॉक में मतलब आपको मिनिमम पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक्स रखना है, ठीक है। और जो सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन रहता है कि हम सिलेक्ट कैसे करेंगे स्टॉक्स, कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 3,000 4,000 स्टॉक्स है, उसमें से कैसे स्टॉक सिलेक्ट करें, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्टॉक अगर सिलेक्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे या मीडियम टर्म के लिए करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैनल ऑब्वियसली है शॉर्ट टर्म के लिए, मैं कभी आपको रेफर करता नहीं हूँ, कि ना ही मेरा मकसद है रिटेल इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमेशा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि फंडामेंटल्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे इसका फंडामेंटल्स क्या है। मैं ऑलरेडी ये नॉर्मल 5 पैरामीटर्स ऑलरेडी बना के रखा था, मैं इसको आई लिंक पे डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हो। वो इन शॉर्ट है, आज मैं ब्रीफ में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तो हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और लास्ट में भी ऐसे क्वेश्चन होता है जो कि बहुत जन छोड़ देते हैं कि स्टॉक से एग्जिट भी कैसे करें। ले तो लेते हो, ठीक है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए लो या मीडियम टर्म के लिए लो, बट आप शेयर्स में मतलब स्टॉक्स में एग्जिट कब करोगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारे ओवरऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला हम लोग समझते हैं कि हमें पोर्टफोलियो अगर बनाएंगे इन स्क्रैच, मतलब स्टार्टिंग से, तो मिनिमम कितना स्टॉक्स रखना चाहिए, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आंसर देने के लिए बहुत चीज़ें हैं, मतलब डिपेंड, कोई बोलेगा 5 ले लो, कोई बोलेगा 10 ले लो, कोई 15 ले लो। ये एक्चुअली कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आप इसमें चाहे ले सकते हो 5 10 15, डिपेंड करता है आप कितना स्टॉक मार्केट को टाइम दे रहे हो। ताकि आप, क्योंकि अगर आप ले लोगे 20 25 और आपको 4 5 6 7 स्टॉक्स भी कवर नहीं कर पाओगे फंडामेंटली, तो मतलब नहीं है 20 स्टॉक्स भर के, ठीक है। अगर 10 लेना है तो 10 के ऊपर ही फोकस करो। तो उस हिसाब से ही डिपेंड करता है किसके पास कितना क्या टाइम है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक आंसर नहीं है। आप टू स्टार्ट विथ, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा 8 10 स्टॉक्स आप पिक कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा बड़ा क्वेश्चन कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसमें एक ही चीज़ दिमाग में गांठ बांध देने की चीज़ें है कि कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग स्टॉक लेते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम लोग देखेंगे वो है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, चार्ट फार्ट ये सब कुछ नहीं देखना है। चार्ट फार्ट वो जनरली देखा जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का मूव क्या है, या ट्रेडिंग के लिए उस टाइप के लिए वो चार्ट देखा जाता है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो मैं अभी नेक्स्ट 5 6 मिनट में अभी ये फंडामेंटल एनालिसिस कवर करूँगा। तो इसी फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस करने के लिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं इन डिटेल्स। यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक स्क्रीनर पे एक स्टॉक सिलेक्ट करके रखा है। ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और फंडामेंटल्स 4 5 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, स्पेशली 5 पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है। पहला हो गया जो प्योर फंडामेंटल्स एक्सपेक्ट। प्योर फंडामेंटल एक्सपेक्ट मतलब जैसे कि हो गया आपको ये ROA, ठीक है। ये देख सकते हो ROA मतलब क्या है, रिटर्न ऑन एसेट। और यहाँ पर मैंने स्क्रीनर पे ऐसे ऑलरेडी ऐड करके रखा है। यहाँ पर आप देखोगे ये एडिट रेशियो, आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। इस टाइप का अगर सजा के रखोगे तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए इजी होगा। आप देखोगे मैं ROA 5 ईयर, ROA 3 ईयर, ROA करंट डाल के रखा है, ठीक है। ये है रिटर्न ऑन एसेट्स। ये इसका मतलब क्या है, एसेट्स मतलब मैं जो भी बिजनेस करता हूँ, ठीक है, उस बिजनेस के लिए कुछ तो सामान होगा, कुछ तो मतलब इंस्ट्रूमेंट होगा, कुछ तो मतलब एक फैक्ट्री में ऑब्वियसली मशीनें होंगे, ठीक है। तो मेरा जो एसेट्स है उसके ऊपर रिटर्न क्या है, ठीक है। अगर मेरा एसेट्स डिग्रेड कर रहा है, डिटोरिएट कर रहा है, तो मतलब नहीं है ना। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये TCS कंपनी IT का है, अब IT का एसेट्स कौन सा है, ठीक है। IT का एसेट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसोर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर द टाइम बिंग इन शॉर्ट ये रिटर्न ऑन एसेट होता है, जो कि एक फर्स्ट फंडामेंटल्स में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे सजा के रख सकते हो ROA 5 ईयर्स, ROA 3 ईयर्स का और करंट ROA का कंपेरिजन करना है, ठीक है। ऐसे ROA 10 साल 15 साल देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 5 साल का आपको दिखाना जा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है कि देखोगे ROA ये इंक्रीजिंग पे है कि नहीं। यहाँ पर फिगर पे मत जाओ, 29 30 32 फिगर पे मत जाओ। ये 2 4 5 भी हो सकते हैं, या 3 6 9 भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 3 ऊपर भी होने से चलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इंक्रीजिंग में होना चाहिए।
एटलीस्ट डिक्रीजिंग ना होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे ये 29 है, ये 30.2 है, ये 32.5 है, मतलब ये इंक्रीजिंग में है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये 29.9 है, फिर यहाँ पर अगर 29.2 हो जाता और इसमें 20.2 हो जाता, मतलब ये डिक्रीजिंग हो जाता, तो थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। बट यहाँ 20 है और यहाँ 25 है, फिर यहाँ फिर 21 है, मतलब ऊपर गया नीचे गया ये चलेगा, ठीक है। तो फिर एक, तो ये हो गया रिटर्न ऑन एसेट। फिर दूसरा आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब अपना जो भी इक्विटी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उस इक्विटी के अलावा उस इक्विटी के पीछे कितना रिटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने वो 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का और करंट का रखा है, 43.8, 47.4, 51.5। ये भी इंक्रीजिंग में है, मतलब ये ऑब्वियसली अच्छा पैरामीटर, मतलब ये ऑब्वियसली एक अच्छा पॉइंट देता है कि ये अच्छा स्टॉक्स है, मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया पहले भी, एक दो पैरामीटर्स देख के कभी स्टॉक लेना नहीं चाहिए। ये जो भी पूरा फंडामेंटल्स होगा 5-6 पैरामीटर्स का, ये सारे देख के आपको लेना होता है, ठीक है। फिर हो गया आपका ROC देखोगे क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना पैसा डाला गया है, ठीक है, उसके पीछे कितना रिटर्न है, ठीक है। तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 ईयर्स, 3 ईयर, ये करंट, ये कितना है 54.6, 59.1, 60.3, ये भी इंक्रीजिंग में है, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना चाहिए, ये जैसे आपको मेन चीज़ देखना चाहिए, ये जैसे डिक्रीजिंग में ना हो, ये चलता है आगे, आज हो गया ऊपर, ये नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, ये चलेगा, बट पूरा कंटिन्यूस डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, सेकंड फंडामेंटल्स पे चलते हैं। कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका क्वार्टरली रिजल्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे देखा है तो ये 5 फंडामेंटल्स अभी जो बताने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी को देख के हमें कंपनी का आगे का फ्यूचर लुकआउट हम लोग देख सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सेल्स एक्सपेंस सब में देखो, सिर्फ आप नेट प्रॉफिट में फोकस करो, ठीक है। यहाँ पर देखोगे, और ऑब्वियसली ये मार्च 2021 से है, आप चाहोगे तो देख सकते हो। मतलब क्वार्टरली कितना है, मतलब ये 15-16 क्वार्टर का रिजल्ट है, इतना ज़रूरत भी नहीं है। 4-5 लास्ट क्वार्टर का देखो, 2 साल का मतलब 1 साल का 4 क्वार्टर, 4-4 8 क्वार्टर, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे, यहाँ से अगर देखूंगा मैं जून 2022 से, मतलब 2 साल का अगर देखूंगा तो कितना 9500, 10,000, ये ऐसे देख सकते हो कंपेयर करके, ये मेरा इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं। अगर इंक्रीजिंग भी नहीं भी हो रहा है, मतलब कभी वैसा हो सकता है क्वार्टरली थोड़ा बढ़ गया होगा, यहाँ पर थोड़ा कम हो गया होगा, फिर कम हो गया होगा, फिर बढ़ गया होगा, ये चलता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरा डिक्रीजिंग पे जा रहा है हमेशा हर क्वार्टर, ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है। बट इसमें आप देख सकते हो लगभग इंक्रीजिंग में है, तो इसको आप वैसे देख सकते हो कि क्वार्टर रिजल्ट किस कंपनी का है कि नहीं। फिर तीसरा फंडामेंटल आता है CAGR, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि एक स्टॉक को परखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बोलूँगा तो ये है, ठीक है, ये है CAGR। ये आपको देखना चाहिए, कभी नेगेटिव भी ना हो, भले ही कि कभी 1 साल, मतलब 3 साल में, 5 साल में, जैसे यहाँ देखो 3 साल में 7% है, 7% चलो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो कभी गया होगा, बट हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे पॉजिटिव नहीं कि सिर्फ 1%, आधा परसेंट, 2%, मिनिमम 10-15% तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हो। फिर चौथा चीज़ हो गया आपका बैलेंस शीट, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत जन देखते नहीं है, मतलब एक दो देख के छोड़ देते हैं, ठीक है। ये मतलब होता है ना, आप बेसिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि स्कूल डेज में अगर आपको जनरल साइंस या मैथमेटिक्स प्लस माइनस ये अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर आगे जाके आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे, भले ही थोड़ा देख के इधर उधर देख के कर लोगे, बट इतना आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो स्टॉक मार्केट को भी समझने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट में क्या देखना रहता है, मोस्टली 2 चीज़ देखना रहता है, रिजर्व देखना रहता है और बोरोइंग रखना रहता है। रिजर्व मतलब कंपनी के पास कितना कैश पड़ी है, ठीक है, कितना पैसा पड़ी है। बोरोइंग मतलब क्या है, डेट, मतलब कितना उधारी है। तो ऐसे देखना चाहिए कि रिजर्व ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मेरे पास 10 रुपये है और मेरा उधारी ही 20 रुपये है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी इतना अच्छा नहीं है, मतलब पैरामीटर लैग करती है। तो इसमें भी देखोगे रिजर्व्स कितना है, मतलब अच्छी ही है, और डेट कितना है, बहुत कम ही है। मतलब मेरा ऐसा है कि अगर 10 रुपये का मेरे पास है, 1 रुपये या 2 रुपये का डेट है तो चलेगा, ठीक है, मेरे पास 10 रुपये है, मैं कभी भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो वैसा ही है, तो ये बैलेंस शीट भी आपको देखना रहता है। फिर और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर आप देखोगे शेयर होल्डिंग, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें देखना चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, अगर कुछ देखो है ना तो इसको तो मिनिमम देखना ही है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोमोटर्स, जो कि स्टॉक का मेन ऑनर्स रहते हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर FIs हो गया, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर हो गया। फिर DIIs हो गया, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जनरली ये म्यूचुअल फंड वाले हो गए, ठीक है। फिर हो गया गवर्नमेंट, फिर हो गया अपना जैसे पब्लिक। तो इसमें क्या होना, इसमें क्या देखते हैं कि प्रोमोटर्स के पास ऑब्वियसली जितना प्रोमोटर्स FIs DIIs के पास होगा उतना अच्छा होता है। अब देखोगे प्रोमोटर्स के पास 2021 से 72 है, अभी 71.7 है, मतलब लगभग 72 ये लगभग सेम है, मतलब थोड़ा सा हल्का कम हुआ है बट चलेगा। और ये कम अगर बाई चांस होता है तो आप देखोगे कि ये FIs DIIs में क्या है, ठीक है। अगर ये आप देखोगे FIs में 12.47, 12.46, 12.7, मतलब ये जो थोड़ा सा कम हुआ है ये FIs ने ले लिया है, ठीक है। वैसे DIIs में भी लगभग 10.6, और पब्लिक के पास कितना है, सिर्फ 4.5%। मतलब क्या होता है, 95%
बड़े लोग के पास है। बड़े लोग इन द सेंस प्रोमोटर्स, एफ आई एस टी आईज। और ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर 60 to 65% ये प्रोमोटर्स, एफ आई डी एस के पास नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, क्योंकि मिनिमम ये तीनों के पास 60% प्लस होना चाहिए, 60-65% प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं और एक एग्जांपल दिखाऊंगा। और एक ये जैसे कि टी सी एस का शेयर है, मैं ये और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये है का कौन सा शेयर, इन्फोसिस का शेयर। मैं इसका मकसद है दिखाने के लिए, आप इसमें देखोगे, हाँ आप इसमें देखोगे इसका प्रोमोटर्स का क्या है 14.7। ठीक है, पहले कितना हुआ करती थी ये 15 हुआ थी, 15 थी, फिर 15, फिर 14.9, फिर 14.7, 14.71, मतलब हल्का कम हो गया। मैं सिर्फ 15% है। यहाँ पर लोग पूछेंगे कि इन्फोसिस में सिर्फ 15% है, फिर इसमें ऑब्वियसली कुछ गड़बड़ है। नहीं, ये चीज़ में ऐसे नहीं देखा जाता है। इसमें आप देखोगे फिर क्या है कि जो एफ आई है, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास कितना है। अब फॉरेन इन्वेस्टर की 33.6, 33.7, 34.1, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा लिए हैं। फिर वैसे डी आई एस म्यूचुअल फंड वाले 35.1, 35.5, 35.6 ये भी ज़्यादा लिए हैं। अगर आपका प्रोमोटर्स डिक्रीज हो रहा है बट आपका फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है तो डरने का कोई बात नहीं है। ठीक है, ये चलेगा। बेसिकली क्या होता है, ये प्रोमोटर्स, फिर आपका एफ आई एस, ये डी आई एस, ये तीनों होना चाहिए। आप ऐसे पकड़ सकते हो पी डी एफ। ठीक है, आपको इजी होगा समझने के लिए। प्रोमोटर्स, डोमेस्टिक, फॉरेन। ठीक है, ये तीनों के पास मतलब कम इकट्ठे जो होता है उनके पास कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखोगे कितना है पब्लिक के पास 15.8, 15.5, 15.06, मतलब पब्लिक के पास 15% ही है। मतलब लगभग कितना हो गया 85% अपना हो गया पीडीएफ के पास। ठीक है, उनके अंदर कोई भी ले, अभी फॉरेन इन्वेस्टर 90% ले ले और प्रोमोटर्स को 5% और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को 5% लेते, वो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये पीडीएफ के अंदर अगर मैक्सिमम 65% के ऊपर है तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए उस तीनों के अंदर। ऐसे नहीं कि प्रोमोटर्स भी बेच रही है, एफ आई एस भी बेच रही है, डोमेस्टिक भी बेच रही है। ठीक है, तो वो कंसर्निंग होता है। तो ये हो गया मिनिमम आपका 4-5 बेसिक फंडामेंटल्स, जो कि मिनिमम आपको थोड़ा सा, ऑब्वियसली आप अपना जमा पूंजी लगा रहे हो तो उसमें ऑब्वियसली ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे देखना चाहिए। फिर होता है आपका नज़रिया। ठीक है, ये कोई किताब में नहीं लिखा है, कोई मतलब फंडामेंटल टेक्निकल नहीं है, बट ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस मतलब जो आपका होता है बिजनेस व्यू और मैनेजमेंट का व्यू। मतलब आप देखोगे कोई भी आप स्टॉक ले रहे हो उसमें आपको पसंद है कि नहीं। ठीक है, आप उस बिजनेस को समझ पा रहे हो कि नहीं। आप कोई भी एक स्टॉक लेते हो मतलब ऑब्वियसली उस बिजनेस का कुछ हिस्सा आप खरीद रहे हो, राइट। उसी हिसाब से सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि कम में मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है, 10 रुपये मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है, सस्ता है, डिस्काउंट हो गया है ले लूँ, वैसे नहीं होता है। आप उसको देखो बिजनेस में, आप कोई भी स्टॉक ले रहे हो मतलब आप उसका बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक, और उसका मैनेजमेंट देखो कौन है मैनेजमेंट में। उनका मैनेजमेंट का अगर थोड़ा सा और डिटेल निकालना चाहोगे तो उसका मैनेजमेंट का भी डिटेल निकाल सकते हो कि लोग कैसे हैं, मतलब वो सक्षम है कि नहीं। ऐसे नहीं कि पूरा नया लोग है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपटीशन। अब जैसे कि टी सी एस हो गया, ये हो गया आई टी का कंपनी। अब इसके कंपटीशन में बहुत सारे कंपनी है, टी सी एस है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, एल एन टी माइंड्री है, बहुत सारे ऐसे। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि कंपटीशन होना ख़राब चीज़ है, बट कंपटीशन में क्या होता है, अगर सेम फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो मार्केट में थोड़ा सा भाव कम हो जाता है। अगर आपका बिजनेस बहुत ही यूनिक है, मतलब मोनोपोली है, मतलब आपका सिर्फ बिजनेस 1-2 ही स्टॉक में लिस्टेड है, तो उसमें क्या हाई चांसेस होते हैं कि उसको ज़्यादा चलने का। ऐसे नहीं कि जिस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वो ख़राब हो गया, वैसे बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, ये एक छोटा सा पैरामीटर है। फिर जब भी आप ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद फिर आप कभी भी मन बनाओ कि लेना है कि नहीं, तो माइंड में पहला क्वेश्चन ये, इवन इफ बिफोर फंडामेंटल एनालिसिस, आपको माइंड में ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं इसको होल्ड कर पाऊंगा कि नहीं 3-4 साल, 5 साल तक। अब आप देखो, आप फंडामेंटल पूरा पढ़ लिए, पूरा एनालिसिस कर लिए, सारे ठीक है, आपको फंडामेंटल जो 5-6 पैरामीटर्स है सब स्पॉट ऑन है, 5 to 5 करेक्ट है। ठीक है, अब इतना अगर हो गया मतलब आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आपका कॉन्फिडेंस है मतलब आपको डगमगाना नहीं चाहिए। वो चाहे 1 साल में 2 साल में थोड़ा स्टॉक गिर जाए, वो होता है ना, एक जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस कर ले, मार्केट गिरता है लोग बेच देते हैं। ठीक है, उस पर कॉन्फिडेंस चला ही जाता है। तो इसलिए माइंड हमेशा रखने का कि मैं अगर ये स्टॉक अगर थोड़ा गिरता है तो मैं इसको ऐड करूँगा। अगर 10-15% गिर जाता है मैं थोड़ा ऐड करूँगा। ठीक है, और मिनिमम 3-5 साल का, 3 साल 4 साल 5 साल मिनिमम मैं होल्ड करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ अच्छे से, 5 on 5 है, तो मुझे कुछ टेंशन नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। फिर आपका दूसरा, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म पिक के लिए। ठीक है, फिर लोगों का भी बहुत ऐसे डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं कि जो कि देखते हैं कि मीडियम टर्म के लिए वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मीडियम टर्म मतलब 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल मैक्स। ठीक है, उसमें भी ये चीज़ देखना चाहिए, बट इसमें भी ये देखने के बाद भी आपको देखना चाहिए अगर पिक करना है 1 साल 2 साल के लिए। ठीक है, आप उसका देखो, उसका डेवलपमेंट प्लान क्या है कंपनी का, उसमें कुछ न्यूज़ है कि नहीं आगे पीछे, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है क्या, कुछ अच्छा न्यूज़ है क्या। ठीक है, और उसका देखोगे 52 वीक लो देखोगे। 52 वीक लो मतलब उस कंपनी का लेट से 500 रुपये 52 वीक हाई था और 52 वीक लेट से लो था
₹300 और अभी लेट्स से स्टॉक चल रहा है 470 480 पे, मतलब ये 52 वीक हाई पे चल रहा है, तो इसमें भी एंट्री करने का ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, अगर वही सेम चीज़ अगर वो स्टॉक चल रहा है 320 में, तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी बटन बन चुका है, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मिड टर्म का एनालिसिस। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हो, मिड टर्म के लिए भी देख सकते हो। यहाँ पर आओगे एनएससी का ये आर्काइव डेटा है, आप इसमें कोई भी जैसे कोई भी स्टॉक, जैसे कि मैंने अभी टीसीएस का दिखाया, अगर कोई भी स्टॉक मैं इसमें अगर सर्च करके दिखाऊंगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, मैं इस स्टॉक का क्या देखूंगा, ये है सिक्योरिटी वाइज आर्काइव, मतलब परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी क्या है ट्रेडिंग क्वांटिटी से, मतलब लोग कितना डेली हिसाब से माल उठा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखोगे क्या है 58.5, 66, 67.8, 63.3, 53, मतलब 50-60% डेली लास्ट वीक का। ये ऐसे 1 डे का भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें आप 1 मंथ का भी देख सकते हो, 1 डे का भी देख सकते हो। ठीक है, और 1 वीक का भी देख सकते हो, या आपको जितना भी आप देख सकते हो कस्टम भी करके देख सकते हो क्या है। अगर ये लास्ट एक हफ्ता से ये 58-60 मतलब 50-60 के ऊपर हमेशा डिलीवरी उठाया जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली कुछ अच्छा होने वाला है। अगर वही 20% 30% उठाया जा रहा है, मतलब इतना स्टॉक में कोई इंटरेस्ट है नहीं। ये जनरली होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लेके, ऑब्वियसली दुनिया में कितने लोग हैं, ऐसे नहीं कि आपका स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया में ही लोग लेते हैं, ऑब्वियसली बाहर के भी लोग हैं जो भी वो भी ट्रेड करते हैं, मतलब बाई करते हैं। तो उसमें ये एक आइडिया हो जाता है ओवरऑल कि कितना उठा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक में वही 50-60% अगर उठा रहे हैं डेली का, लगभग इसमें कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल सा छोटा सा पैरामीटर। अगर मीडियम टर्म के लिए अगर स्पेशली हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये देखना मीडियम टर्म वाले के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर होता है शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म मतलब ये स्पेशली मैं चैनल में इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा मेरा एनालिसिस रहता है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। फिर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सारे हो गए, सबको ही लगभग बताते ही रहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ देखने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्हेन टू एग्जिट शेयर्स, आपको शेयर कब बेचना है। ठीक है, अभी ऑब्वियसली 5 साल का अगर ऑब्वियसली अभी इतना फंडामेंटल एनालिसिस करके बैठे, वैसे नहीं कि मैं जो फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया 5 सारे पैरामीटर्स मेरा ऑन स्पॉट है, तो इसमें मैं कभी निकलूँ नहीं, क्या निकल सकता हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है कंपनी में। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप वही चीज़ है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में बताया आपको, ROA, ROE, ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस ROA, ROE, ROC, ये देखोगे, मतलब ये ऑब्वियसली हर क्वार्टर में आपको ट्रैक करना है। ये 2-3 ट्रैक से ये हमेशा डाउन हो रहा है क्या, ऐसे नहीं कि 5 साल तो मतलब ये 5 पैरामीटर तो देख लिए। ठीक है, अभी 3 महीने के बाद ये चेंज ज़्यादा हो रहा है क्या, फिर वो 3 महीने के बाद और चेंज हो रहा है क्या, मतलब ये डाउन ट्रेंड जा रहा है क्या। तो ये देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट उसका ख़राब हो रहे हैं क्या कंटिन्यूसली 4-5-6 क्वार्टर से 2-3 साल से, CAGR घट रहे हैं क्या, शेयर होल्डिंग पैटर्न घट रहे हैं क्या। अगर इसमें 5 पैरामीटर में मिनिमम 3-4 पैरामीटर अगर हो रही है, ठीक है, मतलब 3-4 पैरामीटर में कम हो रहा है, तो वो राइट टाइम है उस स्टॉक से निकल जाने के लिए। ठीक है, क्यों मतलब नहीं है, लेट्स से आप 100 रुपये में कोई स्टॉक लेके रखे हो एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, 100 रुपये में लिए हो और वो चला गया लेट्स से 500 रुपये, आपको ऑब्वियसली अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब आप समझ रहे हो कि यार मेरा प्रॉफिट तो चल रहा है, अभी इसको छोड़ देते हैं, देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर लेट्स से 2-3 साल से ये उसका जो भी पैरामीटर्स है ROA, ROC, शेयर होल्डिंग पैटर्न, CAGR, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये बिजनेस व्यू, ये सारे अगर कम हो रहे हैं और ये आपका शेयर्स हो गया ये 500 से फिर से 150 तक आ गया, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर वही 50 रुपये में आप एग्जिट थोड़ी करोगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक क्वार्टर में 2-3 क्वार्टर में आपको मिनिमम देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि मेरा जो भी ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस है इंटैक्ट है कि नहीं, मतलब डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है क्या। ठीक है, फिर और भी कुछ क्राइटेरिया आ सकता है मार्केट में, जैसे कि मार्केट में अचानक से कंपटीशन बढ़ जाता है। अभी हाल ही में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आदित्य बिरला ने एक पेंट का बिजनेस नया लॉन्च किया, उस चक्कर में क्या हो गया, थोड़े दिन के लिए एशियन पेंट्स को पिटाई हो गई, एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा एशियन पेंट्स बर्जर पेंट्स को, क्योंकि वो होता है ना, अब होता है ना जंगल में 2 जन थे, वो 2 जन घूम रहे थे और 2 जन ही शिकार कर रहे थे। अब जंगल में 3 जन आ गए, अब ऑब्वियसली वो शिकार बट जाएगा, राइट। तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में इंपैक्ट हुआ, बट ऐसे नहीं कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स बर्बाद हो गए, ऑब्वियसली वो अपने अपने बिजनेस में माहिर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो गया कि अगर बहुत ही कंपटीशन हो गया, जैसे कि सबसे क्लासिकल एग्जांपल वो वो बेस्ट एग्जांपल होगा आई बिलीव, अभी जैसे कि टेलीकॉम में आपका जियो जैसे आ गया, पहले आपका था एयरटेल था, वोडाफोन था, अभी जियो आ गया। अब जियो आ गया, इसमें क्या हुआ ना, वोडाफोन आइडिया को लग गई, एयरटेल में फिर भी चलो ठीक है स्टेबल है, पर वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा लग गई। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, मतलब इनके क्या 2-3 हैं। अब ये हमेशा क्या होता है, जियो का जो कंज्यूमर्स जो यूजर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, एयरटेल के भी लगभग इंटैक्ट है वो बढ़ रहे हैं, और आप देखोगे 1-2 साल से वोडाफोन आइडिया का ही कम हो रहे हैं। तो ये पूरा बिजनेस पे इंपैक्ट होता है। क्वार्टर रिजल्ट 1-2 क्वार्टर इधर उधर हो सकता है, बट अगर पूरा बिजनेस पे इंपैक्ट हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, आप वोडाफोन आइडिया का भी देख सकते हो, और मैं आपको क्विकली दिखा दूंगा, आपको मैं इधर दिखा देता हूँ। हाँ, आप इसका क्वार्टर रिजल्ट्स का नेट प्रॉफिट देखो। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है, माइनस 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 माइनस, अभी तक वो प्रॉफिट में आई नहीं है। ठीक है, फिर बैलेंस शीट में भी देखोगे
रिजर्व्स कितना है, कैश कितना है, ठीक है, ये भी वही -22, 66, माइनस माइनस माइनस, मतलब अभी तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। मतलब मैं कोई डायरेक्ट रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि वोडाफोन जाके बेच दो या उसको खरीद लो, ऐसा नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे चीज़ों अगर होता है, फंडामेंटल जितना मैंने अभी कवर किया है वो अगर कंसिस्टेंटली मतलब नीचे ही जा रही है, तो वो राइट टाइम होता है स्टॉक में एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये सारे कभी भी, स्पेशली जो बिगिनर है, ये मिनिमम आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए बिफोर आप स्टॉक मार्केट में उतरो। ये सब चीज़ें अगर आप प्लान करके समझ के अगर स्टॉक मार्केट में उतर रहे हो तो आपको कभी टेंशन नहीं होगा 1%, 2%, 4% क्रैश में, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।